अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। अमरीकी इंतखाबात हो गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन सदर मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप उनको सदर तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं और मुसलसल इनकार कर रहे हैं, बल्कि ये दावा करते नजर भी आते हैं कि आखिरी फतह उन्हीं की होगी। इख्तिताम पर वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। उनके जो साथी हैं वो भी यही दावा करते नजर आते हैं। जो पंपियो है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है कि जब आखिरी काउंट मुकम्मल होगा तो सबको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दूसरा दौर खत्म हो गया हुआ है। ये इंतखाबात अमरीकी तारीख में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। रिवायती तौर पर इस तरह से नहीं होता। जो भी मीडिया कवरेज देता है और मीडिया की कवरेज के नतीजे में जो नताज सामने आते हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट इन ऑफिस होता है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट को मुबारकबाद भी देता है और उनको फोन भी करता है और फिर मामलात आगे चल पड़ते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट इलेक्ट को डिफरेंट इदारों की जानिब से ब्रीफिंग्स भी दी जाती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ब्रीफिंग देती हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट को, और जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इदारों के बारे में और फंडिंग के बारे में भी मालूमात फ्राहम करते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। इस दफा जीएसए ने भी इनकार कर दिया है प्रेसिडेंट जो बाइडन को, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनको मानने से और उनको ब्रीफिंग देने से। अभी तक उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई है। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है डेमोक्रेट्स की जानिब से। अब ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जा रही है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई स्टेट्स में जो बाइडन की विक्ट्री को चैलेंज भी कर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान वो पहले ही चंद रोज कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हुई है, क्राइसिस वाली सिचुएशन है अमेरिका में, और पूरी दुनिया की नजरें भी लगी हुई हैं। पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो पूरी दुनिया की जो खारजा पॉलिसी होती है वो बदल जाती है। जो बाइडन के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। ईरान पर, चीन पर और बाकी तमाम ममालिक पर किस तरह के असरात मरतब होंगे, खासतौर पर चीन पर अगर दबाव कम होता है तो चीन के हवाले से पाकिस्तान पर भी दबाव कम होने के चांसेस हैं। सी पैक अमेरिका माजी में बहुत भरपूर किस्म की मुखालफत करता रहा है। अब जो डेमोक्रेट्स के ऑफिस में आने के बाद क्या चेंजेस आ सकती हैं? इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी जो बाइडन बड़े वोकल रहे हैं और उनकी पॉलिसी रही है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो कश्मीरियों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को उन्होंने बड़े करीब से देखा हुआ है। डेमोक्रेट्स की पॉलिसी हमेशा से पाकिस्तान के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के लिए मुश्किल होते हैं। जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में हमने देखा ड्रोन अटैक्स हो रहे थे पाकिस्तान पर, और भी काफी सारे प्रेशर्स थे पाकिस्तान पर कि तालिबान के हवाले से मदद ना की जाए किसी किस्म की। अभी हमारी पाकिस्तान की पोजीशन जो है अफगानिस्तान में क्या होगी, जो विड्रॉल की ड्रिल चल रही थी अमेरिका की जानिब से, उसकी सिचुएशन क्या होगी? पाकिस्तान की भी पॉलिसी चेंज होगी या नहीं? भारत के हवाले से अमेरिका की नई इंतजामिया की पॉलिसी क्या हो सकती है? और कश्मीर पर हम कितनी नई इंतजामिया से हमायत हासिल कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर सिफारतकार जलील अब्बास जलानी साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, और ज़मीर अकरम साहब हैं, बड़े मंजे हुए सिफारतकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद खान साहब डेमोक्रेट हैं और एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट कैंपेन भी रहे हैं और अभी भी थे। बाइडन के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। इसके अलावा डॉक्टर आदिल नजम भी हमें ज्वाइन करेंगे। जलील अब्बास जलानी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। ये जो अमरीकी सिचुएशन देख रहे हैं इलेक्शन के बाद, ये किस तरफ जाती नजर आ रही है? आपको लग रहा है बीइंग साबिक सिफारतकार के इक़्तिदार की मुंतकली इस दफा खासी मुश्किलात का शिकार रहेगी? बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत ही तारीखी नौयत के इंतखाबात थे जिसकी मिसाल माजी में बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो ट्रंप टीम ने इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, और दूसरा इस इलेक्शन में पहली दफा अमेरिका में बावजूद कोविड सिचुएशन के बहुत ही ज्यादा तादाद में उन्होंने वोट डाले। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन ने कोई तकरीबन 75 मिलियन वोट हासिल किए हैं। 75 मिलियन की मिसाल पहले नहीं मिली पूरी अमेरिकी तारीख में। और दूसरा जो उन्होंने जो अमेरिकी वोटर्स हैं उन्होंने एक खातून को वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया है और उसको वोट दिए हैं, वो जो इलेक्ट होंगी वो भी उसकी भी तारीख, वो भी पहली दफा एक तारीख साहब एक फैसला था अमेरिकी अवाम का।
ये इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरा अपने ये ख्याल में अल्टीमेटली जो अमरीकी अदालत भी है वो लोगों का मिजाज और इलेक्टोरल वोट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी और कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे कि मजीद हालात ज्यादा खराब हो जाएं। और अल्टीमेटली मेरे अपने ख्याल के मुताबिक वहाँ पे रहने पिछले जो इस किस्म के कोर्ट्स केसेस थे उनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि फैसला प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन के ही हक में होगा। तो ये अपना एक चीज है जो के सामने तो इदारे जलील साहब इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? जीएसए की बात की जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो कहा जाता है बड़े विगरस होते हैं, बड़े रोबस्ट होते हैं और बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर उनकी तरफ से इस तरह का क्यों बिहेव किया जा रहा है? नहीं, वो अपना होता यह है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो चंद की पोजीशन पे इन अदारों में भी ऐसे लॉयलिस्ट्स को जॉब दे देते हैं जो कि बाद में भी उनके लिए फायदेमंद साबित हों। तो मेरे ख्याल में ये उसी का नतीजा होगा, लेकिन ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। मैं इसको मुझे कोई ज्यादा तशवीश नहीं होगी क्योंकि वहाँ की अदालत भी इसका फैसला जल्द अज जल्द करेगी, क्योंकि ये अमरीकी मफाद में भी है। अमरीका एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें इस किस्म की जो कंट्रोवर्सी है वो अमेरिका के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल तो तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की अदालत फैसला करेगी अगर उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला भी किया। ठीक हो गया। शाहिद खान साहब, ट्रंप के दावों में कितनी सदाकत है? आपकी जो जीत है वो तो गारत होती नजर आ रही है, काफी सारे स्टेट्स में उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है, तो कैसे सारी सिचुएशन को देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। आपने इतना हैवी वेट लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, गारत कर दिया मुझे तो इसका रिस्पांस भी नहीं समझ आता कैसे दिया जाए। लेकिन दिस इज डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसे हुआ नहीं है और ना मोस्ट लाइकली आइंदा भी होगा। वेरी अनयूजुअल सिचुएशन। आमतौर पर ये होता है जब आप 4-5 स्टेट्स में आप जीत जाएं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, और आपके इलेक्टोरल वोट्स भी ज्यादा हो, आपके वोट सर्टिफाई भी हो जाए, तो आमतौर पर जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कॉल करके कंसीड कर लेता है। इस सिचुएशन में ऐसे नहीं हो रहा। बहुत ही एक अनयूजुअल सी सिचुएशन डेवलप हो गई है। ये सिर्फ डेमोक्रेट्स के लिए नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स के लिए भी ज्यादा मुश्किल का बायस बन रही है। उसकी वजह यह है कि जॉर्जिया में 2 रिपब्लिकन्स आर अप फॉर इलेक्शन फॉर सेनेट। उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा इस सारे कंट्रोवर्सी का वो भी सेनेटर्स देख रहे हैं, स्पेशली रिपब्लिकन सेनेटर्स। ओवरऑल इम्पैक्ट जो रिपब्लिकन पार्टी पे होगा इस सिचुएशन का सेनेटर्स की उन पे भी नजर है, स्पेशली मिच मैकॉनेल की। और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बेस है उसको भी वो जो काफी मोटिवेटेड है वो डाउन द रोड रिपब्लिकन। अच्छा शाहिद साहब, आप अभी तक कितने इलेक्टर्स सिक्योर कर चुके हैं? ये 279 के करीब है इस वक्त, लेकिन इट विल क्रॉस 300। जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये इट विल क्रॉस 300। तो पेंसिल्वेनिया स्टेट के भी इलेक्शन चैलेंज करने जा रहे हैं ट्रंप साहब, और भी काफी सारी स्टेट्स में उन्होंने कर दिया हुआ है। बल्कि पेंसिल्वेनिया में तो इल्जामात भी इलेक्शन फ्रॉड के लग रहे हैं, सारी कैंपेन में ही लगते रहे हैं। बट अभी तो पेंसिल्वेनिया के हवाले से कोई पोस्ट ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव भी सामने आया था, उसका क्या स्टेटस है? उन्होंने एक्विजिशंस वापस ले लिए हैं? देखिए इस वक्त जो 4 स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी और सो टू स्पीक डोनाल्ड ट्रंप साहब गोइंग टू द कोर्ट। पेंसिल्वेनिया में एवरी गिवन डे जो बाइडेन की लीड ज्यादा हो रही है, जैसे जैसे वो काउंट हो रहे हैं वोट्स, जो बाइडेन की लीड ज्यादा हो रही है, वो सर्टिफाई भी हो जाएंगे। लेकिन वो तो ऑफ कोर्स तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्योंकि इतनी ज्यादा लीड हो गई है कि उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है कि इसको उसी तरह से सर्टिफाई किया जाए। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो मतलब वो तो इवेंचुअली तो ये सब कुछ ऐसे ही होगा। जो इस वक्त आपको सरफेस पर नजर आ रहा है कि जो बाइडेन की विक्ट्री इज कंफर्म्ड। बिल्कुल ठीक ये है कि चैलेंजेस चैलेंजेस हैं अभी, मतलब ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है कि चैलेंजेस मौजूद है। जमीर अकरम साहब, इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अमेरिकन कोर्ट सिस्टम इलेक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं
उनको फौरन फौरन उनके टेक केयर कर लेती है। बिल्कुल सही। इट डजंट लिंगर ऑन फॉर मंथ्स और जी, years or एक दो whatever। स्टेट्स में ऐसा हो भी चुका है, सेम डे उन्होंने फैसला भी दे दिया। ये अच्छी बात है अमेरिकन सिस्टम की। जमीर अकरम साहब, अमरीकी हुक्काम ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का स्टेटमेंट आपके सामने है। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो अब ट्रंप के साथ हुक्काम खड़े हैं, ऑफिशियल्स खड़े हैं। देखिए, जो भी नताइज का फैसला होगा, वो जिस तरह जलील साहब ने फरमाया, अगर वो कंटेस्ट होता है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट नहीं करेगा तो फिर कांग्रेस करेगी उसका फैसला। लेकिन जो बात हमें तस्लीम करनी चाहिए वो ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ही डिवाइडेड कंट्री है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान। और जो ट्रंप साहब या रिपब्लिकन्स की जो इनहेरिटेंस या जो वो लेगेसी छोड़ जा रहे हैं, वो आगे भी जाके अमेरिका में इसका नतीजा हम देखते रहेंगे। अब सेनेट के इलेक्शंस होंगे, सेनेट में अक्सरियत ऑलरेडी ट्रंप ये रिपब्लिकन्स की है। लगता यह है कि सेनेट इलेक्शन में वो और अपनी कुछ सीटें उनकी बढ़ जाएं, तो आगे जाके बाइडेन साहब अगर प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होगी अपने लेजिस्लेशन को पास करवाना और उनके साथ अपने बजट को पास करवाना। जैसे हमने पहले भी देखा, ये डिवीजन जो होता है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में, तो ये मुझे लगता है कि एक मुश्किल वक्त आ रहा है अमेरिका के लिए अंदरूनी तौर पे। तो ट्रंप के जीतने के बाद तो कहा जा रहा था कि मुश्किल वक्त अमेरिका का शुरू हो गया है, और हार के बाद कहा जा रहा है कि अब चीजें बेहतर हो सकेंगी अमेरिका की खारजा पॉलिसी के एंड पर भी और जो डोमेस्टिक उनके फ्रंट्स हैं वहां पर भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बल्कि चैलेंजेस और ज्यादा शुरू होने वाले हैं? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि देखें जिस तरह से ट्रंप ने और उनकी पार्टी ने और उनके हामी जो हैं लोगों ने जो इनकार किया है इलेक्शन के नतीजा जो नताइज निकले उनको तस्लीम करने से, तो लगता यह है कि वो अगर कोर्ट में भी हार जाएं या उनके केस जो अपील्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएं, फिर भी वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। और जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो फिर अगर अक्सरियत उनको मिल जाती है या बढ़ जाती है रिपब्लिकन्स की, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वे नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पर किस तरह का दबाव डालेगी, पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन का जीतना कितना बेहतर है और कितना नुकसानदेह हो सकता है, और कश्मीर पर हमें किसी तरह की मदद अमेरिका से मिल सकती है। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, अमरीकी इंतखाबात पर भी गहरी नजर रखे हुए हैं। कुछ रोज कबल भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारी तशनगी जो है वो रह गई थी, तो इसलिए हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, जीएसए ने ब्रीफिंग्स देने से भी इनकार कर दिया है, फंड्स के हवाले से बाकी मालूमात भी शेयर नहीं की जा रही हैं, तो ये क्यों नहीं किया गया है? इदारे ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं, सिचुएशन किस तरफ जा रही है? यार मेरे ख्याल में एक तो इदारे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसके कई मतलब आजकल निकलते हैं। मेरे ख्याल में खड़े तो किसी के साथ भी नहीं है, बेचारे सब बहुत थ्राई में। और इन अ वे आपके बड़े मोतबर गेस्ट हैं, उन्होंने सारी जो बातें की हैं बिल्कुल सही कि देखें अमेरिका जो है वो एक खास पॉलिटिकल मोड़ पे है, और वो इससे पहले था और इसके बाद था, डिवाइडेड है, डिवाइडेड और हो गया है इस इलेक्शन की वजह से। ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेसी के लिए भी बुरा है और अमेरिका के लिए भी बुरा है, बट इसमें सरप्राइज कोई नहीं है। अगर आप देखें ना, अगर हम रिवाइंड करके जरा गूगल पे देख लें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या हो रहा बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि यार अगर ट्रंप हार गया तो वो रोंदी पा देगा। हम सारे ऐसे बच्चों को जानते थे ना जो जब मैच खत्म हो जाता था नहीं मानते थे कि वो हारे।
वो अपना बैट लेके खड़े रहते थे। तो ये हमें पहले भी पता था। अब वी ऑल विश्ड कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन देयर शुडंट बी अ सरप्राइज। जहां तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में इलेक्शन इन अ वे अब रिजल्ट बड़ा क्लियर हो गया है और अब लीगलिस्टिक बातें रह गई हैं। उसमें वो जो गन डाली जा रही है, मेरे ख्याल में वो अमेरिका के लिए यकीनन खराब है, लेकिन ऐसी नहीं है कि उसकी वजह से कोई डेमोक्रेसी रुक जाएगी। एक अगर टेक्निकल मैं बात कर दूं, आपने शाहिद साहब से पूछा कि शाहिद खान साहब से कि जी अभी तक इलेक्टोरल वोट कितने फैसला हुए, उसका सही जवाब मेरे ख्याल में है 0। टेक्निकली इस वक्त तक कोई इलेक्टोरल वोट जो है 14 दिसंबर को डिसाइड होगा कितने। इस वक्त एज ऑफ टुडे, इस मोमेंट मेरे सामने वेबसाइट है, एज ऑफ टुडे आपकी जो वोट गिनने बाकी रह गए हैं पूरे अमेरिका में, सिर्फ उन स्टेट्स में नहीं, बाकी अमेरिका में भी तो गिनती हो रही है ना, वो है 6 मिलियन और 340,000। 6 मिलियन से ज्यादा वोट अभी गिनने बाकी हैं। तो प्रोसेस ये होता है, जब क्लियर हो जाता है कि इलेक्शन कहां जा रही है, तो आप खुद ही शराफत में मान लेते हैं कि अच्छा यार ये तो इधर जा रही है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस, हम ऑफिशियल का इंतजार करेंगे। अब एक शख्स आ गया, उसने कहा मैं नहीं इंतजार करता, चलो ठीक है जी, फिर 13 दिसंबर आ जाएगी, 13 दिसंबर को वो सर्टिफाई हो जाएंगे। और ये जो कोर्ट बैटल्स हैं, ये मेरे ख्याल में इन अ वे ट्रिवियल हैं। सच्ची बात अगर आप इजाजत दें, मेरे ख्याल में जी वो ट्रंप के अलावा कोई नहीं बिलीव करता कि इलेक्शन का रिजल्ट अभी बाकी है। और हम भी इसलिए बातें करते हैं कि चस्का लेते हैं, जरा मजा आता है कि अमेरिका जो है ना हमें डेमोक्रेसी का दर्द सिखाता था, तो अब जरा उसको भी हम भी बात जी बिल्कुल सही। और ट्रंप की अहलिया और दामाद तो उनको कह रहे हैं कि कंसीड करें, लेकिन कर नहीं रहे हैं। वो नहीं कर, मेरे ख्याल में अब एक तरह से वो जिद भी पड़ गई है। और जैसे कि दूसरों ने भी कहा, रिपब्लिकन्स के लिए भी मुश्किल हो गया। देखिए, रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा मुश्किल डबल एज सॉर्ड है। एक एज सॉर्ड है कि अगर इफ दे आर सीन एज हॉल्टिंग द प्रोसेस, तो उनकी लेजिटमेसी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, इन सारे रिपब्लिकन्स को, मिच मैकॉनेल को पता है कि वो ट्रंप के बगैर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। ये जो इलेक्शन रिजल्ट है, ये डेमोक्रेट्स तो नहीं जीतते ना प्रेसिडेंसी के अलावा। बाकी जो इलेक्शन रिजल्ट है वो तो ये कहता है कि इस मुल्क का आधे से ज्यादा, जब तक ये इलेक्शन खत्म होगी, 80 मिलियन वोट पड़ चुके होंगे बाइडेन साहब को, बट 75 मिलियन पड़ चुके होंगे ट्रंप साहब। तो 40 से 50 लाख का डिफरेंस होगा दोनों में। देखे ना, तो जो बाकी रिपब्लिकन्स हैं, उनको ये पता है कि ये अब रिपब्लिकन टे है। अगर ये पाकिस्तान होते तो हम कहते हैं रिपब्लिकन टे, रिपब्लिकन ट्रंप। बिल्कुल ठीक। तो दे अंडरस्टैंड कि इस फ्यूचर पार्टी के लिए उनको वो ट्रंप को छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरह। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जलील अब्बास जलानी साहब, आप क्या समझते हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका में, चीन के हवाले से और ईरान के हवाले से पॉलिसी चेंज होगी अमेरिका की, पाकिस्तान पर दबाव कम होगा? मैं समझता हूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन के अंदर, वो उससे पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर होंगे। बेहतर इसलिए होंगे, एक तो नंबर 1, वो आपको याद होगा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन बहुत अहम हिस्सा थे, उस जमाने में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत ही अहम हाई लेवल डायलॉग हुआ करता था, जो कि जिसको स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी कहते थे, और जिसके तहत 5 वर्किंग ग्रुप भी बने थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2017 में उस डायलॉग को सस्पेंड कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन वो अपना ओथ लेंगे, तो उसके बाद उनका फोकस जरूर होगा साउथ एशिया के ऊपर, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं इस रीजन को, और मुझे उम्मीद है कि वो उस डायलॉग को रिवाइव होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने वो फैटफ के इश्यूज में भी, मुझे याद है कि 2015 में जब हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में थे, तो हमने उस जमाने में बहुत ही मॉडेस्ट किस्म के स्टेप्स लिए थे, और मॉडेस्ट स्टेप्स लेने के नतीजे में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो असर और रसूख दिखा के हमें वहां से फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवा दिया था, और उसमें भी ये वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन का एक बहुत ही अहम रोल था। तीसरा, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कश्मीर रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी, या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हिंदुस्तान में जो उन्होंने मिसालें दी, तो उसका भी उम्मीद ये है कि जब वो चार्ज लेंगे तो और इस साउथ एशिया पे फोकस करेंगे, तो इन इश्यूज के ऊपर भी फोकस करेंगे, जिसका भी पाकिस्तान को जरूर फायदा होगा। आपने चाइना और ईरान की बात की, उन्होंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन ने कह दिया है
कि जब वो चार्ज लेंगे तो वो इसको ईरान जो और P5+ की एजेंसी है, जो डील उसकी JCPOA जिसको कहते हैं न्यूक्लियर डील, उसको रिवाइव करेंगे। अगर वो रिवाइव हो जाती है तो उसके सिलसिले में ये चांसेस हैं कि ईरान के ऊपर थोड़ा सा वो जो आइसोलेशन में रहा है काफी अच्छे से, वो आइसोलेशन से निकल आए, उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगे और उसका भी फायदा लफ्जी तौर पर पाकिस्तान को होगा। और तीसरा चाइना की आपने बात की, तो चाइना का जो है प्रेसिडेंट जो इलेक्ट बाइडन है, वो चाइना को वो उस तरीके से राइवल नहीं समझते जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो कहते हैं उनकी अप्रोच ये होगी कि चाइना के साथ वो एक कंपेटिटर तो है लाजमी तौर पे, लेकिन उसके साथ वो एंगेजमेंट का भी जो है पॉलिसी जरूर रखेंगे। और उस एंगेजमेंट के तहत काफी सारे इश्यूज जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हैं, जिसके अंदर ट्रेड के इश्यूज हैं, वो लाजमी तौर पे वो आएंगे। और एक सबसे आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने दौरान पोस्टिंग के दौरान ये वाइस प्रेसिडेंट बाइडन से हमने कई दफा इंटरेक्ट किया, कभी डेलीगेशन आते थे, कभी हमारी लीडरशिप आती थी वहां पर, तो इनसे मुलाकात जरूर होती थी। इनका बड़ा सिविलाइज किस्म का स्टाइल था। तो लाजमी तौर पर जो है इनका जो स्टाइल होगा पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, वो एक बहुत ही सिविलाइज होगा और इनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि शुरू से ही बड़े हार्ड लाइनर किस्म के लोगों में घिर गए थे। ऐसे लोग थे या तो वो एंटी चाइना थे एलिमेंट थे या एंटी ईरान भी थे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। शाहिद खान साहब, पाकिस्तान के लिए जो बाइडन का जीतना किस तरह से बेहतर है? डेमोक्रेट्स खासे टफ भी रहे हैं पाकिस्तान पर, तो मुझे बताइए CPAC के हवाले से कोई जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले अमेरिका के, वो कम हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, CPAC को एज ए प्रोजेक्ट अमेरिका ने कभी इसको अपोज नहीं किया, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है अमेरिका का इस्लामाबाद में, वहां पर उन्होंने एक ग्रुप USAID के अंडर एक तश्कील दिया हुआ है जो पाकिस्तान को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता है टूवर्ड CPAC। तो पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना के साथ ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होने की उम्मीद है, तो उस पे पाकिस्तान पे अगर कोई परसीव्ड प्रेशर था तो वो भी थोड़ा सा कम होगा, बाकी पाकिस्तान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और जैसा कि अभी जलील साहब फरमा रहे थे कि बहुत सी चीजें जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जिनसे अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया था, जिसमें एक पेरिस अकॉर्ड है, JCPOA है और अदर जो इश्यूज इससे रिलेटेड है, NAFTA से रिलेटेड, उन चीज़ों पर दोबारा काम होगा। वो ये जो कॉन्वर्सेशन विल बी बैक ऑन द टेबल। जॉन कैरी का इस एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जॉन कैरी काफ़ी क्लोज हैं जो बाइडन के। अब ये है कि किस किस्म का रोल होगा हैज़ टू बी डिटरमिन्ड। Probably he will stay in the White House as an advisor or something. तो ये दो जो अकॉर्ड्स हैं और जो इनिशिएटिव्स हैं वो जॉन कैरी के पर्सनल इनिशिएटिव से, एक तो पेरिस अकॉर्ड और एक JCPOA, तो उसमें ये दोबारा टेबल पर आएंगे और इनको जहां से छोड़ा गया था उससे पहले से बेहतर तरीके से इनको लेकर चला जाएगा। इवेंचुअली इस वर्ल्ड इज गोना बी अ मच बेटर प्लेस अंडर पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतर होंगे डेमोक्रेट्स इस दफा? पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेट्स हमेशा से बेहतर रहे हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को जो हुआ वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट से हुआ था, जो कि 10 साल पाकिस्तान का और अमेरिका का ताल्लुक खत्म हो गया था। और प्रेसिडेंट सेंटर प्रेसिडेंट वाज एज यू नो इज ए रिपब्लिकन। जो कैरी लूगर बिल डेमोक्रेट्स के दौर में आया, बाइडन ने वो स्पॉन्सर किया, जो बाइडन ने। लेकिन ड्रोन हमले आपके दौर में हुए और फिर बहुत सारे लोग भी मिसिंग हुए और भी काफी सारी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी पाकिस्तान को डेमोक्रेट्स के दौर। ड्रोन हमले पाकिस्तान की मर्जी से होते थे और ड्रोन हमलों में जो सबसे ज्यादा फायदा एक्चुअली पाकिस्तान को ही हुआ है कि जिन लोगों को ये दे वर सीकिंग आउट फॉर दोस पीपल जो पाकिस्तान के काबू नहीं आ रहे थे, तो इवेंचुअली ड्रोन हमलों से ही उनको बिल्कुल ठीक हो गया, खत्म किया गया। बिल्कुल ठीक है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। जमीर साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि उन्होंने एक तरह से तालिबान को डिलीवर कर दिया, इन्फ्लुएंस यूज किया, ये जो भी हुआ। तो अब बाइडन जो है वो विड्रॉल की पॉलिसी के हक में भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है वहां पर रहे, वहां पे फुट स्टेप्स रहने चाहिए। तो पाकिस्तान को अपनी जो प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान के हवाले से वो बदलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहां पे खड़ा है? मैं जरा, मुझे अगर आप मौका दें, मैं जरा बात करना चाहता हूं जो पहले आपके मौजूद मेहमानों ने जी जो जी जी, बात की है। प्लीज। माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि देखें, जो कुछ भी हमने देखा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और जब बाइडन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, ज्यादातर ये सारा कुछ जो है जबानी जमा खर्च था। ठीक है, उन्होंने हमें कैरी लूगर बिल के तहत असिस्टेंस भी दी, लेकिन पूरी असिस्टेंस नहीं मिली हमें। और हमारा जो कोalition सपोर्ट फंड था वो भी हमें पूरा उन्होंने वापस रीएम्बर्स नहीं किया। और उस पे जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी कैरी लूगर बिल में, उसमें ऐसी चीजें भी थी कि जो नामुमकिन थी पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ आप दोस्ती करें और तालिबान के साथ आप ताल्लुक मुंतकिल कर दें, और ऐसी इनमें कंडीशनैलिटीज जो सारी कुछ थी। तो और आपने भी बजा फरमाया कि उस जमाने में ड्रोन हमले भी हम पर ज्यादा बढ़ गए, हालांकि उस वक्त जब हुकूमत थी हमारी, उसने उसकी मुखालिफत भी की थी। अब जो है ना, हर मुल्क अमेरिका समेत अपने मफादात देखता है। जी बिल्कुल। हमने बड़ी चीज, हमने बिग पिक्चर देखनी है। अमेरिका के मफादात जो हैं वो इस वक्त मुंसलिक हैं हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, कर रहा है। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा, उन्होंने एक एग्रीमेंट, बेका एग्रीमेंट भी साइन किया है। 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो डिफेंस एंड हाई टेक कोऑपरेशन के बारे में। ये सारा कुछ जो है वो अमेरिका कहता है कि ये सब कुछ चीन के खिलाफ है, लेकिन जो काबिलियत हिंदुस्तान को मिल रही है इनके तहत, वो काबिलियत हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। और हम जब अमेरिका को ये बताने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई इस हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसका कोई ज्यादा असर नहीं होता। आप जमीर साहब ये कह रहे हैं जो कर्टेलमेंट की पॉलिसी है अमेरिका की चाइना के हवाले से, वो जारी रहेगी और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता रहेगा? देखिए, दोनों चीजें होंगी। एक तरफ आप देखें कि क्योंकि देखिए हर मुल्क, हर बड़े मुल्क के जो दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है चीन के साथ ताउन करना, क्लाइमेट चेंज पर, कोविड कंट्रोल करना, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें उनके मफाद में हैं। लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल है अमेरिका का, वो तो यही है कि चाइना को कंटेन करें और जहां जरूरत हो तो उसको कन्फ्रंट भी करें। तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा। तो दोनों ट्रैक्स आप देखेंगे कि ये चलेगा। लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो खदशा है वो ये है कि हिंदुस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, दिफाई ताल्लुकात खास तौर पे, उससे हमें नुकसान पड़ेगा, और नुकसान ऑलरेडी हो रहा है हमारे खिलाफ। जहां तक अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान अब तक जो बाइडन साहब ने जो कहा है वो तो ये इस तरह जाहिर होता है कि वो वहां से अपने फौजी वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा वो कुछ वहां रखना भी चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि अगर वो वहां रखें और वहां पर अफगानिस्तान की मदद करें तो अच्छी बात है। अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर सकते हैं टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ अलकायदा नहीं है वहां पर, आईसिस भी है। बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ये आखिरी बात मैं ये कह दूं कि तालिबान के साथ इनको जो माहिदा इन्होंने, ट्रंप साहब ने कंक्लूड किया था, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर वहां फिर खाना जंगी बढ़ जाएगी और अमेरिका, बिल्कुल ठीक है, हालात खराब हो जाएंगे खित्ते के लिए भी। डॉक्टर आदिल साहब, ब्लू आइड रहेगा भारत अभी भी अमेरिका के लिए? आप समझते हैं कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी ब्लू आइड की जो हैसियत है इंडिया की वो रहेगी? यार बिल्कुल रहेगी, लेकिन ब्लू आइड नहीं है। देखिए ना, भारत, अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत की इसलिए जरूरत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त,
और भारत जो है वो 1 बिलियन का है, तो उसमें ब्लू आई ग्रीन आई की कोई बात नहीं है, वो तो एक बड़ी स्टैंडर्ड है, कोई भी अगर होता रहनी चाहिए। अगर आप खंबे को बना दें अमेरिका का प्रेसिडेंट तब भी रहेगी। और उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटेजिकली भारत अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई दोस्ती कुट्टी की बात तो नहीं है। आई एग्री विद जमीर साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल पूछना कि हमारे लिए कौन बेहतर है, वो सवाल ही गलत है। अगर हम अपने लिए बेहतर होंगे ना तो सब बेहतर हो जाएंगे, वरना ना तो रिपब्लिकन हमारे सगे हैं और ना ही डेमोक्रेट हमारा ताया है। ना कभी कोई रिपब्लिकन आपके लिए अच्छा हुआ है, ना कभी कोई डेमोक्रेट आपके लिए अच्छा हुआ है। हालात ऐसे होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो सब अच्छे हो जाते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो सवाल हमारा जो है इसको हमें उल्टा कर देना चाहिए। मसला ये नहीं है, देखें अमेरिका की पॉलिसी रहेगी, बाइडेन साहब अमेरिका के सदर रहेंगे। असली मसला ये है कि वॉशिंगटन आपके बारे में क्या सोचता है, और अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन आपसे खाइफ है जैसे हम उनसे खाइफ है। अगर हमें सोचना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। मेरे ख्याल में सवाल ये होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए बाइडेन से, और मेरा उसका जवाब बड़ा सीधा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को फोन उठाना चाहिए और बाइडेन को करना चाहिए कि जनाब जीत गए हो, बहुत मुबारक हो आपको, आप छा गए, मुबारक हो, हम इंशाल्लाह मिलेंगे, आपके साथ काम करेंगे, लेकिन जरा ये बताएं आप फैटफ का क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि वो आपसे पूछें कि आप अफगानिस्तान का क्या कर सकते हैं। मदद हमें पूछ लेना चाहिए कि फैटफ का क्या कर रहे हैं, इसलिए कि आई थिंक ट्रंप लेट अस डाउन ऑन फैटफ। बिल्कुल फैटफ मेरे ख्याल में हमें अमेरिका ने लगाया हुआ है, उन्होंने भी हमें लीश पे रखा हुआ, उनके लिए भी ठीक है। सो आई थिंक वी शुड बी आस्किंग व्हाट वी वांट फ्रॉम अमेरिका rather than thinking कि वो हमसे क्या चाहते हैं, जो एक क्लाइंट रिलेशनशिप होती है। आई रियलाइज वो पावर है, आई रियलाइज कि हम छोटे हैं एज अ कंट्री, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट विल ऑलवेज बी एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ना वो पाकिस्तान का दोस्त होगा ना दुश्मन होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। शाहिद खान साहब, मुझे 30 सेकंड्स के कमेंट्स चाहिए कि कश्मीर के हवाले से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तान को मदद मिलेगी, चूंकि कहा जाता पाकिस्तान और उनका मौक़िफ़ एक ही है। अगर तो आप ये समझते हैं कि अमेरिका एज ए सालिस रोल प्ले करेगा, वो जरा मुश्किल है, क्योंकि उसमें दोनों कंट्रीज को अमेरिका से पूछना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत। इंडिया इस बात के लिए एग्रीएबल नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इस किस्म की कोई बात करेगा। जहां तक कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ताल्लुक है और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो अमेरिका में काफी ऑन द रेडार स्क्रीन, कांग्रेस में इसकी हेयरिंग हो चुकी है। हमारे दोस्त जिम मगवर ने उस हेयरिंग को हेड किया है, कांग्रेसमैन है हमारे एरिया के। उसके अलावा जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो बिल्कुल सही है, अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी रहेगा, और इंटरवीन करेगा। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस इंडिया में हो रही हैं, कश्मीर में हो रही हैं, वो उस हवाले से काफी इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच शाहिद खान साहब, जलील अब्बास जलानी साहब, जमीर अकरम साहब, डॉक्टर आदिल नजम साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।